हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था ये जड़त्व का चल रहा था। जैसे हम जड़त्व आपको बता रहे थे कि जड़त्व क्या होता है। तो एक बार इसे फिर से समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। देखिए, जड़त्व के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी विराम की अवस्था तथा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी गति की अवस्था या अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं, जैसे कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। तो कोई भी वस्तु का ये जो गुण होता है कि अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही बिना बल के रहेंगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील की अवस्था में ही रहेंगी। यही जो प्रॉपर्टी है, यही जो गुणधर्म है, इसी गुणधर्म को हम लोग जड़त्व कहते हैं। मैंने बताया था कि जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। देखिए, विराम का जो जड़त्व होता है इसका मतलब क्या होता है। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उस वस्तु में एक प्रॉपर्टी पाई जाएगी, एक गुण पाया जाएगा, एक ऐसा गुण जो अपनी विराम की अवस्था का विरोध करता है। मतलब अगर वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित किया जाता है। तो यहाँ जो जड़त्व उत्पन्न होता है, यहाँ ये जो वस्तु का गुण रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विराम का जड़त्व कहलाता है। बात समझ में? गति का जड़त्व क्या है? अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वहाँ तो जो वस्तु अपना गुण रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस रिप्रेजेंट किए गए गुण को ही हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण समझ रहे थे। जैसे कि पहला उदाहरण मैंने बताया था विराम की गति के विराम की जड़त्व के रेफरेंस में, कि जैसे कोई वस्तु है, अगर वो जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल ही है या फिर कोई भी गाड़ी है, गाड़ी में जो यात्री बैठे रहते हैं, अगर अचानक से गाड़ी चलती है तो गाड़ी के अचानक से चल पड़ने पर यात्री जो होता है ये पीछे की ओर गिर पड़ता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों होता है ऐसा? उसका जो रीजन है वो जड़त्व है। जड़त्व के कारण ये गुण उनमें आता है। कैसे आता है जरा देखिए। गाड़ी में जो यात्री बैठे होते हैं, उन यात्रियों के निचले भाग का, शरीर के यहाँ से निचले भाग का जो संपर्क होता है, ये संपर्क गाड़ी के साथ होता है। लेकिन जो इनका ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं होता है। हालांकि इस ऊपरी भाग का संबंध उनके शरीर से निचले शरीर के हिस्से से होता है, लेकिन ये ऊपर का जो हिस्सा है ये गाड़ी के संपर्क में नहीं होता है। जब गाड़ी हमारी अचानक से चलती है तो चूंकि हमारा जो शरीर का निचला हिस्सा होता है ये गाड़ी के साथ ही उसी वक्त ये गतिमान हो जाता है, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा ये भी विराम की अवस्था में ही रहते हैं, जिसके कारण बस वस्तु का ऊपरी हिस्सा जो कि विराम की अवस्था में है ये यहीं रह गया और आगे का भाग थोड़ा सा गाड़ी के साथ आगे बढ़ गया। तो ये जो पीछे का भाग है हम इसी कारण बस इसे पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। बात समझे? और एग्जाम्पल देखिए, जैसे पत्ते हैं, पेड़ हैं, अगर पेड़ को आप हिला दो तो पेड़ के हिलाने पर हम देखते हैं कि जो फल होते हैं ये गिर जाते हैं, ठीक, टहनियाँ नहीं टूटती। पेड़ को जब हम हिलाते हो तो जो पत्ते हैं या फिर फल हैं वो गिर जाते हैं। उनके गिरने का भी जो रीज़न होता है जड़त्व ही होता है। क्यों जड़त्व होता है? देखिए, होता क्या है कि फल चूँकि लटके हुए होते हैं, अपनी टहनियों से लटके हुए होते हैं। जब हम टहनियों को गतिमान कर देते हैं तो जो फल होता है ये अभी विराम की अवस्था में ही रहता है। चूँकि विराम की अवस्था में ये रहता है और जब आप इसे गतिशील करते हो तो ये अपने गुण को दिखाता है, अर्थात उस गति का ये विरोध करता है, जिसके कारण विरोध करते करते टूट करके गिर जाता है। तो ये भी जो घटना घटती है जड़त्व के कारण घटती है। जैसे इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं। एज एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए जैसे कंबल है, कंबल से जब आप धूल झाड़ते हो तो क्या करते हो? कंबल को इसे लटका देते हो, उसको डंडे से पीटते हो। जब डंडे से पीटते हो तो आप देखते हो कि कंबल में जितने भी धूल मिट्टी के कण हैं सब नीचे गिर जाते हैं, है ना।
तो कैसे गिरता है ये? देखिए, उसके गिरने का जो रीज़न है वो ये होता है कि कंबल में जितने भी कण सब गतिमान कंबल में जितने भी आपके कण रहते हैं सब विराम की अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही डंडे से हम उस कंबल पर प्रहार करते हैं, मारते हैं, हम ये पाते हैं कि जो कंबल है, कंबल पीछे की ओर उसी डंडे के साथ गतिमान हो जाता है। लेकिन धूल के जो कण रहते हैं, जो कंबल के पूरे भाग में बिखरे रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं, वो भी विराम की अवस्था में रहते हैं। इसके कारणवश कंबल पीछे की ओर गतिमान हो जाता है, धूल के कण वही रहते हैं और वो नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये भी जो रीज़न होता है ये जड़त्व का होता है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जब गाड़ी चलाते हैं अचानक से ब्रेक मार देते हैं, तो जो यात्री बैठे होते हैं, जो चालक होते हैं, ये आगे की तरफ झुक जाते हैं। झुकने का भी यही रीज़न है, क्योंकि गाड़ी गतिमान है। अभी बात समझ में, गाड़ी जो है ये गतिमान है, गाड़ी के साथ चालक भी गतिमान है। लेकिन जैसे ब्रेक लगता है, ब्रेक के लगते ही हमारा जो निचला भाग है, गाड़ी अभी विराम की अवस्था में जब तक चल रही है, लेकिन जैसे ब्रेक लगा तुरंत पहले गाड़ी जब तक चल रही है तब तक वो गति की अवस्था में है। जैसे आप उस पर ब्रेक लगाते हो, तुरंत जो गाड़ी होती है ये विराम की अवस्था में आ जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग अभी उसी वेग से गतिमान होता है। बात समझ में? तो इसीलिए जैसे ब्रेक लगाते हैं हमारा शरीर उसी वेग से गतिमान होता है, तो ये आगे बढ़ने का प्रयास कर लेता है। बात समझ में? तो ये भी जो घटना घटती है जड़त्व के कारण ही घटती है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अगर आप देखें कि कांच की कोई खिड़की हो और इस कांच की खिड़की पे एक पत्थर फेंक के मारो, तो होता क्या है कि कांच टूट जाता है, कांच टूट जाता है। लेकिन उसी के स्थान पे अगर आप पत्थर के स्थान पे गोली मारे, कांच में गोली मारे, तो आप ये पाएंगे कि गोली कांच को छेद करके आर पार निकल जाती है। थोड़ा सा दाएं बाएं थोड़ा सा चिटक जाता है कांच, लेकिन कांच जो है पूरा नहीं टूटता। तो इसका जो रीज़न है ये जड़त्व। क्यों ऐसा होता है? देखिए, होता ये है कि जब हम पत्थर से कांच की खिड़की पे मारते हैं, तो इस परिस्थिति में जो पत्थर होता है हमारा, खिड़की भी उसी पत्थर के साथ गतिमान होने का प्रयास करती है। चूंकि उसी पत्थर के साथ ये गतिमान होने का प्रयास करती है, जिसके साथ वो उतने वेग से गतिमान नहीं हो पाती है, अतः टूट जाती है। टकराव होता है जिसके कारण टूट जाता है। अगर खिड़की भी उस पत्थर के साथ उतने वेग से गतिमान हो पाती, तो क्या होता है कि वो टूटता नहीं। गोली की यही प्रक्रिया होती है कि जैसे गोली उसमें मारती है, जब तक शीशा वेग ले पाता है गोली का, तब तक हमारी जो गोली होती है उसको भेद जाती है, पार कर जाती है। बात समझ में? जिसके कारण वो टूट ही नहीं पाता है। पत्थर को मारने वक्त यही घटना नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ जड़त्व के हमारे उदाहरण थे। चलिए अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन के द्वितीय नियम का स्पष्टीकरण। न्यूटन के द्वितीय नियम का स्पष्टीकरण। जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन के द्वितीय नियम में मैंने आपको बताया क्या था। चलिए देखिए, किसी वस्तु में आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप जानते हैं, ये मैंने आपको पीछे बताया कि किसी भी वस्तु में जो बल लगाया जाता है, लगाया गया बल, देखिए किसी भी वस्तु में जब आप बल लगाओगे तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो जो त्वरण उत्पन्न होता है और जिस वस्तु पे आप बल लगाते हो उस वस्तु का द्रव्यमान, दोनों का जो गुणनफल होता है लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो लॉ होता है, इसी नियम को हम लोग
न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो इसी द्वितीय नियम का हम स्पष्टीकरण देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के मुताबिक किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के जो द्रव्यमान होते हैं उनके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में? दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरी बात इसके लिए कहा जाए, किसी भी वस्तु में लगाया गया बल उसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला दीजिए। जब परस्पर मिलाएंगे तो समीकरण का ये रूप बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। देखिए F के साथ m का संबंध है और F के साथ ही हमारा स्मॉल a का संबंध है। दोनों संबंध एक ही राशि से हैं और जो संबंध है ये अनुक्रमानुपाती का है। तो इस परिस्थिति में जब हम दोनों राशियों को परस्पर मिलाएंगे तो मिलाने पर ये दोनों राशियां परस्पर गुणनफल को रिप्रेजेंट करेंगी। बात समझ में आई? तो ये हो जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल a। आप ये सिंबल जो है, इस सिंबल को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को अनुक्रमानुपाती का चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों एक ही होते हैं। सिंबल एक ही होता दोनों का, लेकिन रिलेशन व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को एक बटे में के साथ कर दिया गया, एक बटे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो वो व्युत्क्रम का सिंबल वहां प्रदर्शित होता है। बात समझ में? तो ये चिन्ह जो है आपका, ये प्रोपोर्शनलिटी का, ये सिंबल तब हटते हैं जब कोई कांस्टेंट आता है, एक निश्चित मान, निश्चित मानों को कांस्टेंट कहा जाता है। बात समझ में? तो जब कोई कांस्टेंट आता है तभी राशियां यहाँ से हटती हैं। तो आप क्या करिए, इस सिंबल को हटाइए। इस सिंबल को जब आप हटाओगे तो इक्वलिटी बराबर का चिन्ह लगाओगे और यहाँ स्मॉल कैपिटल के एक नियतांक के रूप में आ जाता है इस सिंबल को हटाने के। जहाँ थोड़ा सा एक्सक्यूज देंगे, कैपिटल के नियतांक है। क्या है? नियतांक है। नियतांक का मतलब एक कांस्टेंटम मान जो बदलते नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अब इस कांस्टेंटम वैल्यू को निकाल लो। चलिए देखिए, F इज इक्वल टू K इंटू m इंटू ए। यहाँ से चलिए और यहाँ से के लिए एक बात देखिए आप, यदि वस्तु का द्रव्यमान, या ऐसे समझ लो, यदि वस्तु के एकांक द्रव्यमान पर, वस्तु के एकांक द्रव्यमान पर द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण एकांक हो तो आरोपित बल भी एकांक होता है। तो आरोपित बल भी एकांक होता है। अर्थात अगर इफ m इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तब यह बराबर भी 1। बात समझ में? अब ये सारे मान उठा करके यहाँ इस समीकरण में रखो। तो f की वैल्यू कितनी? 1। k की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 1 गुणे 1, स्मॉल a की वैल्यू 1, तो k बराबर फाइनली कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कांस्टेंट का मान मिल गया। ये कांस्टेंट का मान उठा करके आप ये जो समीकरण है इस समीकरण में जरा रखिए। देखिए इस समीकरण में जो k बराबर, यह बराबर
के इंटू एम इंटू ए मिला है, वहाँ जरा रखिए। तो यह बराबर के की वैल्यू 1 और यम इंटू ए वही रहने दो, तो यह बराबर यम इंटू ए। ये हो गया हमारा न्यूटन का द्वितीय समीकरण। बात समझ में आई? ठीक। चलिए अब आप एक चीज यहां से देखेंगे एज अ नोट, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कभी भी किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल शून्य हो सकता है, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि जो हमारा न्यूटन है, सॉरी जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, ये द्वितीय नियम कब काम नहीं करता है, किस कंडीशन में द्वितीय नियम को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को जरा समझिए। देखिए किसी भी वस्तु में जब लगाया गया बल 0 होता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण भी 0 होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में लगाया गया जो बल होता है, अगर लगाया गया बल 0 है तो उस परिस्थिति में उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न हुआ त्वरण भी शून्य है। और जब द्वितीय लॉ में त्वरण शून्य हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमारे न्यूटन का द्वितीय नियम या बराबर नियम में काम नहीं करता है। काम ना करने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बल का मान शून्य हो या तो त्वरण का मान शून्य हो। त्वरण का मान शून्य है तो इसका मतलब लगाया गया बल 0 है। बात समझ में? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, तो द्रव्यमान का वजूद रहेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि यह बराबर यम में जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, या न्यूटन के द्वितीय नियम का ये फॉर्मूला जो है, ये जब त्वरण ए बराबर शून्य होगा तो इस परिस्थिति में ये जो फॉर्मूला है, ये जो लॉ है, ये नियम अमान्य रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए संवेग, मोमेंटम किसे कहते हैं? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P इज इक्वल टू यम इंटू। ठीक है, कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसी द्रव्यमान में उस वस्तु के वेग का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो निकल करके आएगा यही मान हमारा संवेग कहलाता है। और संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संवेग का जो मात्रक होता है, ये मात्रक होता है kg डैश मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष टॉपिकों को कल पढ़ते हैं, और जो चीज़ें समझ में नहीं आए आप हमको कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।